हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन गुरुकुल। आज हम लोग मैथ्स के जो पिछले साल के सवाल पूछे गए थे उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। पिछला जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने एग्ज़ाम के पैटर्न, एग्ज़ाम के स्कीम के बारे में देख लिया था, किस पोर्शन से कितने सवाल पूछे गए थे वो देख लिया था। मैथ्स एंड रीजनिंग की बात करें तो उसके सब टॉपिक्स को हमने देख लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो सवाल पूछे गए थे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि क्वेश्चंस को हिंदी में भी हम लोग रखें, तो उन लोगों के लिए इस बार क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रखें। और ख़ास करके हिंदी के लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि हो सके कि फ्लो में कुछ वैसी टर्म मेरे मुंह से निकल जाए जो शायद आपके लिए फेमिलियर ना हो, तो एक नॉर्मल सा आप इसे एक इंग्लिश वोकैब का एक एक्सरसाइज समझ लो। जैसे अगर मैं कहूँ रेडियस, तो रेडियस का मतलब है त्रिज्या। अगर मैं कहूँ सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का मतलब है परिधि। अगर मैं कहता हूँ एरिया, तो एरिया का मतलब है क्षेत्रफल। अगर मैं कहता हूँ प्रॉफिट, इसका मतलब लाभ, लॉस मतलब हानि। अब बाकी तो आप और जैसे कुछ अगर वैसे टर्म होते हैं तो हम बीच बीच में उन्हें बताते भी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, टू व्हीकल्स विच आर 100 किलोमीटर अपार्ट आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर। मान लो दो पॉइंट हैं जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं। एक इधर से जा रहा है, दूसरा इधर से आ रहा है। रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर इन ए स्ट्रेट लाइन। In how many time will they meet each other provided they follow a uniform speed of 45 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर। एक का स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और जो दूसरा है उसका स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं, अगर ये जो दोनों का जो स्पीड है, स्पीड अगर एक दूसरे के तरफ है तो वहाँ पे चीज़ें जल्दी घटित होती रहेंगी। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड आएगा, जो रिलेटिव स्पीड रहेगा इन दोनों का एडिशन रहेगा। लेकिन वही अगर मान लो जो ये ए है और ये बी है, ए भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और बी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहाँ पे उसकी रिलेटिव वेलोसिटी एक इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप ट्रेन से जा रहे हो, ट्रेन रेल का एक ट्रैक है और उसके ठीक बगल में हाईवे भी है आपका। तो जो ट्रेन में आप बैठे हुए हो, बगल से अगर कोई गाड़ी गुजर रही है तो आप देखते होगी कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर बगल के हाईवे पे गाड़ी भी मूव कर रही है तो आपको वो गाड़ी क्रॉस करते हुए स्लो नज़र आती होगी। लेकिन मान लो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो और जो रोड पर जो गाड़ी चल रही है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जल्दी ही क्रॉस कर जाती है कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जो हो गई, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी दोनों की चाल दोनों की चाल ऐड हो गई, जिसके कारण वो जो मीटिंग पॉइंट था और जो मिल के पास कर जाना था वो तुरंत ही हो गया। लेकिन वही अगर सेम ही डायरेक्शन में होता रहता तो वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, एक 80 प्लस 45 मतलब 125 किलोमीटर पर आवर आपकी रिलेटिव स्पीड हो गई। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। तो पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा। स्पीड आपका दिया हुआ है 125, डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था कि हमारे पास कुछ टूल्स हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे काम नहीं आएगा, लेकिन एलिमिनेशन हर जगह ही काम आएगा। अब हम लोग एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को। स्पीड है 125 किलोमीटर पर आवर
और हमें जाना है 100 किलोमीटर। 125 किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब कि 1 घंटे में हम 125 किलोमीटर ट्रैवल कर पा रहे हैं। लेकिन तो इसके तो 100 किलोमीटर जाने में हमें कितना लगेगा? 1 घंटा से तो कम ही लगेगा। आप ये सवाल सॉल्व नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप एक एस्टिमेट लगा रहे हो, तो 1 घंटा तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। अब बाकी के जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके 1 आवर से कम ही है, तो फिर यहाँ पे आपको सॉल्व करने की नौबत आ जाएगी। तो बाकी आप सॉल्व करोगे, डिस्टेंस जो समय लगने वाला है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और इसे मिनट में चूँकि ऑप्शन है तो इसे हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 25 5 या 125, 4 5 12 आ गया आपका 48 मिनट्स। तो आपका ऑप्शन है ये। हिंदी वाले क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन हो गया आपका 48 मिनट। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। टू व्हीकल ए एंड बी ट्रेवल विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। दो गाड़ी हैं ए और बी। ए की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है एंड बी की जो है 60 किलोमीटर पर आवर है। इन द सेम डायरेक्शन, पिछली बार अपोजिट डायरेक्शन में था, इस बार दोनों का डायरेक्शन सेम ही है। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम प्लेस फॉर द डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ तक जाना है इनको? 120 किलोमीटर दूर कोई जगह है, वहाँ पे जाना है। द फास्टर व्हीकल बी रीचेज द डेस्टिनेशन। बी की स्पीड, ये मान लो अगर आपका ए है, ये बी है, बी की स्पीड ज़्यादा है, तो बी यहाँ पे पहले पहुँच जाएगा। लेकिन पहुँच के क्या कर रहा है वो? द फास्टर व्हीकल बी रीचेज द डेस्टिनेशन एंड ट्रेवल्स बैक विद द सेम स्पीड। यहाँ पहुँचता है, उसके बाद फिर लौटता भी है वो। एज्यूम दैट द लॉस ऑफ टाइम टू चेंज द डायरेक्शन इज नेग्लिजिबल। ये कहा जा रहा है कि आपको इस बात को नज़रअंदाज करना है कि यहाँ तक पहुँचने में और पहुँच के फिर लौटने में जो डायरेक्शन का चेंज है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, फिर इसे डायरेक्शन चेंज करना है, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इसे आपको शून्य मानना है, न के बराबर मानना है। इफ़ एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द स्लोअर व्हीकल, अगर ए तब तक जब ये आके यहाँ पे मिलता है, if x is the distance traveled by the slower vehicle A before the two vehicle cross each other, then find x। पूछा जा रहा है कि ये B तो पहले यहाँ पे पहुँच गया, पहुँच के लौट भी रहा है, तो लौटते हुए इसे A कहीं ना कहीं तो मिलेगा। A मान लो कि आपका यहाँ पे मिल गया, तो ये जहाँ पे मिला है A पूरी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x दी गई है। If x is the distance traveled by the slower vehicle A before the two vehicles cross each other, तो अब पूछा जा रहा है आपसे कि x क्या होगा। यहाँ पे देख लेते हैं इसे कैसे करेंगे। तो ये देख लो आप, A का स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर है और B का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। दोनों का रेशियो देख लें, स्पीड ऑफ A और स्पीड ऑफ B, तो 1:2 है कि नहीं? तो अगर A 10 किलोमीटर जा रहा है तो उतने ही समय में B चला जाएगा 20 किलोमीटर। स्पीड का रेशियो 1:2 होने का मतलब यही तो हुआ। तो B जो है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 120 किलोमीटर जाता है, तो इसे कितना घंटा लग जाएगा? 2 घंटा। और उस 2 घंटे में A कहाँ पे रहेगा? A 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 60 किलोमीटर ही आगे चला होगा। ये कहीं यहाँ पे 60 किलोमीटर पे होगा। अब A और आगे बढ़ रहा है और B अब इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे फ्रेश बना लेते हैं,
एक पॉइंट आपका ये है और एक पॉइंट ये है। ये 60 किलोमीटर चल चुका है। सिक्सटी किलोमीटर 2 घंटे में ए अभी यहाँ पे है और बी यहाँ पे पहुँच चुका है। अब दोनों ए इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और बी अब लौटने वाला है। तो 60 किलोमीटर तो यहाँ पे हो गया, मतलब बिल्कुल दोनों अब मिडिल में हैं। अब बी अब इस डायरेक्शन में जा रहा है और ए इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो कितना ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 60 होगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस 120 है। अब ये डिस्टेंस है 60 और ए का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और बी का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों का रिलेटिव स्पीड ऐड होगा, 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब 60 किलोमीटर को ट्रैवल करने में 90 किलोमीटर के स्पीड से कितना समय लगेगा? तो 60/90 कितना टाइम हो गया? 32 जा 60, 33 जा 90 इंटू अगर हम बात करें 60 20 तो 40 मिनट्स और लगा। तो ये जो है 2 घंटा 40 मिनट्स ट्रैवल कर चुका होगा, तब बी से आके मिलेगा। तो 2 घंटा 40 मिनट्स, 2 घंटा 40 मिनट में ये कितनी दूरी तय कर लेगा? 60 किलोमीटर तो 2 घंटा में कर लिया और 40 मिनट में कितना करेगा? तो 30/60 और चूंकि 40 मिनट्स में करना है आपका आ गया 20 किलोमीटर। तो टोटल 60 + 20 आपका 80 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। तो जो इसका आंसर होगा, एक्स पूछा जा रहा है, 80 किलोमीटर होगा। ये सवाल तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन देखा आपने कि समय थोड़ा ज़्यादा लगा। अब हम कोशिश करते हैं कि टाइम को हम कुछ कैसे मिनिमाइज करें। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। क्लियर करते हैं इसे। चलिए, तो ए का स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, बी का दिया हुआ है 60। जो रेशियो हमने निकाला था A/B के स्पीड का रेशियो क्या था? 1:2, 1:2 में उनका रेशियो था। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि ए अगर 1 किलोमीटर चलता है तो चूंकि बी का स्पीड उससे डबल है तो उतने ही समय में बी 2 किलोमीटर जाएगा। ए अगर 4 किलोमीटर जाता है तो चूंकि बी का स्पीड उसके डबल है तो बी 8 किलोमीटर जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करते हैं। कहा जा रहा है कि बी यहाँ पे पहुँचता है और पहुँचने के बाद वो लौटता भी है। तो बी अगर यहाँ पे बी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं? तो बी जब यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यहाँ पे पहुँच जाता है बी, तो उस समय में ये कहाँ पे रहेगा? बिल्कुल आधे पे रहेगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पे रहेगा। तो ए जो है बिल्कुल मिड पॉइंट पे रहेगा। ए तब तक 60 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका होगा। अब देखो, अब बाकी कितना रह गया? 60 किलोमीटर बाकी रह गया और स्पीड दोनों का क्या है? 1:2 में ही है। मतलब जितना ए चलेगा बी उसका डबल चलेगा। तो 60 किलोमीटर को आपको 1:2 में डिवाइड करना है। 1:2 में कैसे करोगे? तो 20:40 यही होगा ना। तो ए चलेगा आपका 20 किलोमीटर, ए चलेगा आपका 20 किलोमीटर, सॉरी, एंड बी, ए इधर से 20 किलोमीटर चला और बी इधर से 40 किलोमीटर चल लेगा। टोटल ए का कितना हो जाएगा? 60 + 20 आपका 80 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।
क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमल नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं देख ले सवाल को। आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का एक घन है, उस 10 सेंटीमीटर के घन के अंदर 1 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले कितने गेंद आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, आपके पास एक क्यूब है, क्यूब की जो डायमेंशंस हैं 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब 10 सेंटीमीटर उसका हाइट है, 10 सेंटीमीटर लेंथ है, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ है। तो उस क्यूब में पूछा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर के रेडियस के कितने बॉल डाले जाएंगे। क्यूब को ड्रा करना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। चलो क्यूब के बॉटम को हम ड्रा करते हैं। ठीक, ये मान लो आपका क्यूब है और ये ऐसे ऊपर उठा हुआ है। चलो देखते हैं। तो 1 सेंटीमीटर जब उसका रेडियस है तो क्यूब स्फेरिकल बॉल जो होगा वो कितना जगह लेगा, वो तो अपने डायमीटर के बराबर जगह लेगा, मतलब कि 2 सेंटीमीटर जगह लेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 आएंगे, 2 2 4 2 6 8 10, क्योंकि 10 दिया हुआ है इसका डायमेंशन, और वैसे ही 5 इधर भी आएंगे, मतलब 5 और 5 25 आ गए आपके एक लेयर में। अब ऐसे ही एक के ऊपर एक 5 लेयर आपका लगेगा, क्योंकि इसकी जो ये डायमेंशन है वही इसके ऊपर हाइट की तरह भी होगी डायमेंशन, मतलब कि 5 इंटू 5 25 का एक लेयर हुआ, और वैसे 2 इंटू 5 मतलब कि 5 लेयर और लाएंगे, 5 लेयर और लाएंगे, तो टोटल आप देखोगे 125 क्यूब्स आप यहाँ पे डाल सकते हो उस स्फीयर के अंदर, उस क्यूब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the radius of the new spherical container is double the radius of the old spherical container, then the ratio of the volume of the new container and the volume of the old container। हिंदी के लिए भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि नए गोलाकार डब्बे की त्रिज्या एक स्फीयर है, स्फीयर का जो न्यू रेडियस है, पहले का रेडियस अगर r है तो नया रेडियस 2r है। तो अब कहा जा रहा है कि दोनों के वॉल्यूम में क्या अनुपात रहेगा। तो वॉल्यूम, स्फीयर के वॉल्यूम का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो ये जान लेते हैं, अभी आगे हम लोग देखेंगे। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये होता है स्फेरिकल, कोई बॉल है तो उसके वॉल्यूम का ये फॉर्मूला हुआ। तो यहाँ पे देखो जो रेडियस है, रेडियस का क्या क्यूब के टर्म में बढ़ रहा है। तो रेडियस अगर आपका r है और r से 2r हो गया तो वॉल्यूम में क्या इफेक्ट डालेगा, 2r इंटू क्यूब होगा यहाँ पर। तो ये पहले अगर इसका वॉल्यूम v1 है तो इंटू 2r होने के कारण, रेडियस अब डबल होने के कारण इसके वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 2r का क्यूब हो जाएगा, मतलब कि 2r इंटू 2r इंटू 2r, मतलब कि यहाँ जो पहले आर क्यू यहाँ पे होने वाला था अब डबल होने के कारण 8r क्यू हो जाएगा, है कि नहीं। तो जो नए डब्बे के आयतन और पुराने डब्बे के आयतन, न्यू वॉल्यूम और पुराने ओल्ड वॉल्यूम में जो रेशियो रहेगा हमारा 8:1 का रहेगा। पहले ऐसा होने वाला था ना, 4/3 पाई आर क्यू था, लेकिन अब रेडियस डबल होने के कारण क्या हो जाएगा, यह है हमारा ओल्ड वॉल्यूम है, ओल्ड। और जो न्यू वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई और 2r का क्यू, है कि नहीं। तो ये अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू इंटू 8। ये
2 का क्यूब 8 आ जाएगा। अब इनका रेशियो अगर हम देखें तो ये टर्म तो इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, रेशियो आपका आ जाएगा 8:1। तो इतना आपको करने की जरूरत भी नहीं। रेडियस अगर ट्वाइस हो रहा है, रेडियस अगर ट्वाइस हो रहा है, और आप जानते हो कि वॉल्यूम में रेडियस का क्यूब होता है, तो आप नया जो वॉल्यूम होगा वो उसके क्यूब के टर्म में इंक्रीज होगा। तो 2⁵ मतलब कि नया वॉल्यूम 8 गुना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल विच कंटेन्स ए स्क्वायर ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है क्या, सबसे छोटे उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके अंदर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक वर्ग समाहित है। मतलब सर्कल के अंदर आपका एक वर्ग को डालना है और इस सर्कल का एरिया पूछा जा रहा है। इसका एरिया क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, जो स्क्वायर है उसका एरिया क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया जब 4 सेंटीमीटर है तो साइड इसका 2 हो गया, और जब साइड 2 हो गया तो ये देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? अगर हाइपोथेनिस राइट एंगल वाला फॉर्मूला आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2√2, 2 का स्क्वायर। पता होगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस, हाइट, लंब, आधार, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इतना तो पता होना चाहिए। नहीं पता है तो हम लोग आगे देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। फिलहाल इस नॉलेज के साथ हम लोग इसे आगे बनाते हैं। तो क्या है यहाँ पर, जो डायमीटर हमारा निकल के आ गया, क्या आ गया? 2√2। हाँ, और जो डायमीटर हमारा निकल के आ गया, तो डायमीटर आ गया 2√2, तो रेडियस क्या हो जाएगा? √2। जो इसका यहाँ पे जो डायमीटर है सर्कल का, वही तो स्क्वायर का विकर्ण है, वही तो स्क्वायर का डायगोनल है। तो डायमीटर चूंकि 2√2 आया, रेडियस हमारा √2 आ गया, तो फिर क्या पूछा जा रहा है? सर्कल का एरिया पूछा जा रहा है। तो सर्कल का एरिया पता ही है आपको, πr²। क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे ऑप्शंस में आपका पाई के टर्म में है, तो पाई को 24/22/7 लिखने का वैसा कोई ज़रूरत है नहीं, पाई के फॉर्म में ही रहने दो। पाई और r², √2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2, मतलब आंसर आपका हो गया 2π। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2π सेंटीमीटर। शुरुआत में बताया था सर्कमफ्रेंस कहने का मतलब परिधि। Circumference of a circle is 2π centimeter. Then the area of a square inscribed in the circle. Area of a square inscribed in the circle. देख रहे हो, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो ये सवाल भी आप बिल्कुल आसानी से बना लोगे। तो सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है आपका 2π। बताने की जरूरत भी है क्या? चलो बना ही देते हैं। सर्कमफ्रेंस है आपका 2π, मतलब कि 2πr का जो वैल्यू आपको दिया हुआ है 2π दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको पता चल गया रेडियस इसका क्या है, 1 सेंटीमीटर। सही है। देन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। इस सर्कल के अंदर जो एरिया इंस्क्राइब किया गया है, इस जो स्क्वायर इंस्क्राइब किया गया है उसका एरिया पूछा जा रहा है। तो जब रेडियस आपको पता चला 1, तो इसका डायमीटर, पिछली बार हम लोग स्क्वायर से सर्कल की तरफ गए थे, इस बार सर्कल से स्क्वायर की तरफ आ रहे हैं। तो जो रेडियस हमारा निकला 1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हो गया 2, और यही डायमीटर इसका क्या है, विकर्ण है, यही डायमीटर इसका डायगोनल है। तो अब हमें इसका साइड निकालना है। तो साइड कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा इसका साइड, है कि नहीं? पता होगा आपको, जो डायगोनल होता है
वो क्या हो जाता है, √2 टाइम्स साइड। तो डायगोनल चूंकि यहाँ पे 2 है तो साइड क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स एस। और यहाँ पे अगर आपको एस निकालना है तो एस इजकल टू 2/√2, और 2 क्या हुआ, √2 इंटू √2 है कि नहीं, तो √2। तो इतना कैलकुलेशन आप माइंड में ये सब आपके होने चाहिए। चलो, तो साइड आपका हो गया √2। तो आपको पूछा जा रहा है एरिया क्या होगा, तो जब साइड है √2 तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, √2 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। आंसर आपका आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, फर्दर देयर इज ए टैक्स ऑफ 5%। चलो देखते हैं, हिंदी के भी यहाँ पे सवाल है, देख लो आप लोग, स्क्रीन पॉज करके यहाँ पे आते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्राइस अगर उसका 100 है, अब बढ़ के हो गया 120। फर्दर देयर इज ए टैक्स ऑफ 5% ऑन द इंक्रीमेंट, जो इंक्रीमेंट यहाँ पे कितना का हुआ, 20 का, तो 20 पे 5% का एक टैक्स भी लगना है। 5% मतलब 1/20, टैक्स आपका कितना, ₹1 का टैक्स लग गया। तो टैक्स लगने के बाद इसका वैल्यू क्या हो गया, 121 हो गया। इफ द आर्टिकल कॉस्ट 1331, 1331 रुपया अब उसकी कीमत है टू द कस्टमर, देन व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो यहाँ पे देखो, हमने क्या माना था, प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर द इंक्रीज इन प्राइस, हमने 100 माना था, जो कि अब हो गया है 121 है। और 121 की वैल्यू आपको दी हुई है 1331। 1331 121 की वैल्यू दी हुई है, तो ये इसके कितना गुना है, 11 गुना है। पता होगा 11 का क्यूब 1331 और 11 का स्क्वायर 121। तो देख रहे हो यहाँ पे फिर बैठ रहा है, तो ये 11 गुना है, तो वैसे ही इसकी वैल्यू भी 11 गुना हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये 1100, 1100 आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देख लो क्या है। इन ए सिटी 80% ऑफ द पॉपुलेशन, हिंदी में भी है देख लो, 80% ऑफ पॉपुलेशन ईट राइस। जो पॉपुलेशन है एक शहर का, 80% उसका राइस खाती है, चावल खाता है। 90% ऑफ द राइस ईटर्स आर नॉन वेजिटेरियन, और जो राइस खाते हैं इनके 90% जो हैं नॉन वेजिटेरियन है। देन व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन आर वेजिटेरियन राइस ईटर। पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन है जो कि वेजिटेरियन राइस ईटर हैं, राइस को तो खाते हैं पर वेजिटेरियन है। तो चलिए देखते हैं, टोटल आपका कितना होता है, 100% होता है। तो 100% में आपका कहा जा रहा है कि 80% जो है राइस खाते हैं। 100 का 80% 80 हो गए, ये हो गए, ये राइस वाले हो गए, और ये राइस नहीं खाने वाले हो गए। अब इस 80% का कह रहा है कि 90% जो हैं वो नॉन वेज हैं, नॉन वेजिटेरियन है। तो 80 का 90% कितना हो जाएगा, 80 इंटू 90/100, 72। तो जो 72 नॉन वेजिटेरियन है, और 72 जब नॉन वेजिटेरियन हो गए तो वेजिटेरियन कितने हो गए, 8, चूंकि टोटल 80 ही होना है। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन आर वेजिटेरियन राइस ईटर। तो कितने वेजिटेरियन है, 8। और 8 जो है, 8 जो ये राइस ईटर हैं 80 में है। लेकिन टोटल पॉपुलेशन में देखें तो इस टोटल पॉपुलेशन में 100 में 8 जो हैं नॉन वेज सॉरी वेजिटेरियन राइस ईटर हैं। तो इसका आंसर आपका ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक क्रिकेट बैट इज परचेज्ड एट 20% डिस्काउंट, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट इज 1000, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बैट। देखो, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट वाज 1000, मान लो कि उसका जो एमआरपी है, ओरिजिनल प्राइस है 100 है, ठीक।
20% डिस्काउंट पे उसे खरीदा गया, मतलब अगर 100 है तो 80 रुपये में खरीदा गया। और इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट इज 1000, तो 80 की वैल्यू आपको 1000 बताई गई है। ठीक, 80 का कितना टाइम्स 1000 हो जाएगा? चलो अगर वैसे अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि कितना टाइम्स 1000 हो जाएगा, तो 80 को कितने से गुना करें कि 1000 हो जाएगा, तो आप समझ सकते हो। 80 को इतने से गुना करेंगे कि 1000 हो जाएगा, 80 से 80 कट जाएगा और 1000 रह जाएगा। तो 80 का इतना गुना ये है, तो ये प्राइस भी उतना ही गुना हो जाएगा, 100 इंटू 1000 बाई 80। 20 से इसे काटो, 20 चौके 80, 20 पचे 100, 4 से आपका 250, तो कितना हो गया 1250। तो इस तरह से आपको इक्वेट करना आना पड़ेगा सवाल को तुरंत सॉल्व करने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन अगर आपके दिमाग में ही चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन अगर आप ये सब छोटे मोटे देखो कैलकुलेशन ये आसान ही है, 20% है, 1000 है, कोई भी ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे नंबर नहीं दिया गया है कि आपको इसके मान लो कि 37% निकालना है या 23% निकालना है, वैसा कुछ नहीं है। तो कोशिश करो कि ये सब कैलकुलेशन अगर दिमाग में ही हो पाए तो ज़्यादा बेहतर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, पार्टनरशिप का ये सवाल है। 3 persons A, B एंड C रन ए बिजनेस टुगेदर। A, B और C जो हैं एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। देयर शेयर आर 17%, A 17% इन्वेस्ट करता है, B 37% करता है और C 46% इन्वेस्ट करता है। एनी प्रॉफिट दे अर्न इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द पोर्शन ऑफ देयर शेयर्स। यहाँ पे बताया गया है कि जिस पोर्शन में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी पोर्शन में वो लोग प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इफ द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए, बी और ए के जो प्रॉफिट का डिफरेंस है 1000 रुपीज है, 1000 है, तो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ सी दैट डे। तो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है, बताया गया कि प्रॉफिट भी उसी रेशियो में ये लोग बांटते हैं, तो प्रॉफिट का रेशियो भी यही है। तो ए और बी के जो इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट का जो डिफरेंस का परसेंटेज है कितना है, ए 17% है और बी का 37% है, मतलब कि 20% है। और इस 20% की वैल्यू आपको 1000 दी हुई है। 20% की वैल्यू जब 1000 दी हुई है तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ सी ऑन दैट डे। तो सी का 46% का प्रॉफिट आपका पूछा जा रहा है। सिंपल यूनिटरी मेथड है, 20% का आपका प्रॉफिट दिया हुआ है 1000, तो 46% का प्रॉफिट आपका 20% का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1000, तो 46% का वैल्यू आपका पूछा जा रहा है। कैसे निकालोगे? 2% का क्या वैल्यू हो जाए, 20% का जब है 1000 तो 2% का क्या है 100 है कि नहीं, और 40% का क्या है 2000, 20% का वैल्यू है 1000, तो 40% का हो जाएगा ना 2000, और 2% का है 100, तो 6% हमें और चाहिए, तो 6% का क्या हो जाएगा इंटू 3, यहाँ पे कहीं है तो इंटू 3 यहाँ पे भी करना होगा 300, तो कितना हो गया 46% का वैल्यू 2000 और ये 300, मतलब कि 2300, यही आपका आंसर हो गया। तो पार्टनरशिप के जो सवाल हैं बिल्कुल ही आसान होते हैं। इनमें हो सके कि आपको कुछ बता दिया जाए कि ये जो है ये तो चूंकि डेली बेसिस का है, मान लो कि ईयरली ये लोग अगर इन्वेस्ट किए हुए हैं कि ये ईयर के स्टार्ट में ये लोग इस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर क्या करते हैं ये जो है मान लो 2 मंथ के बाद कुछ और इन्वेस्टमेंट करता है, बी जो है 4 मंथ के बाद कुछ अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेता है, और सी जो है सी भी अपना कुछ इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेता है 6 मंथ के बाद। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये सब हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर को पढ़ रहे होंगे।
चलिए आगे के सवाल को देखते हैं। सपोज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हाइल डिवाइडिंग x बाई 61, रिमाइंडर का कहने का मतलब शेष है, यहाँ पर शेषफल। x को अगर हम 61 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर मेरा 2 आता है। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड जब हम x टू द पावर 7 को 61 से डिवाइड करते हैं। देखिए, जब x को 61 से किए, रिमाइंडर मेरा 2 रह गया, रिमाइंडर मेरा 2 आया। तो x टू द पावर 7 को करते हैं, चलो मान लो x टू द पावर 7 को हम कर रहे हैं 61 से डिवाइड। एक चीज़ को आप ध्यान रखना, जैसे x को आप 61 से करो, रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है, वैसे ही आपको ये 7 टाइम्स अगर करना है, हर बार रिमाइंडर 2 ही आएगा, आएगा कि नहीं? तो x टू द पावर 7 में वो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 7 आ जाएगा। 2 टू द पावर 7 को अगर आप 61 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आपका बचेगा वही x टू द पावर 7 को 61 से डिवाइड करने में बचेगा। तो 2 टू द पावर 7 कितना होगा, 64, 128 हो जाएगा। तो 128 को अगर आप 61 से डिवाइड कर लो, 61 टू जा 122, तो 122 और 6 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द स्टेटमेंट टी प्रोड्यूसिंग प्लेसेस आर ईदर इन असम और इन बंगाल। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व करके बता दिया था, तो आप बेटर होगा कि इस वीडियो को लंबा करने से ज़्यादा सही है कि आप उस वीडियो को रेफर कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, मिरर इमेज का पूछा जा रहा है। तो मिरर इमेज ये जो है बिल्कुल व्यावहारिक ज्ञान का चीज़ है। आप जैसे देख रहे हो मिरर में, ये यहाँ पे आप मान लो अगर मिरर है, कोई चीज़ अगर मिरर के नज़दीक है, एक पॉइंट मान लो कि ए है और एक पॉइंट आपका बी है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा मिरर में, जो प्रतिबिंब बनेगा, तो अगर ए मिरर के करीब है तो मिरर इमेज में भी ए जो है मिरर के करीब ही नजर आएगा, बी पीछे नजर आएगा। महसूस ऐसा कर किए होगे कि नहीं किए होगे? तो बस अगर कोई चीज़ अगर ऊपर है तो ऊपर ही नजर आएगा, कोई चीज़ अगर नीचे है, जैसे अगर मान लो ऐसा है, इसका पक्का मिरर इमेज निकालना है कैसा होगा, तो इसके अगर ऊपर में एरो लगा हुआ है, ऊपर के डायरेक्शन में एरो है, तो इसका मिरर इमेज ऐसा नहीं हो जाएगा। इसका मिरर इमेज अगर डायरेक्शन इसका एरो का अप है तो मिरर में भी इसका डायरेक्शन अप ही होगा। तो इस बात, यही दो चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं, यहाँ पे देखो एरो, देख लो एरो यहाँ पे है, सबसे मिरर के सबसे करीब क्या है, एरो। तो जब इमेज बनेगा सबसे करीब क्या होगा, एरो ही होगा। तो यहाँ पे देखो, इसमें सबसे करीब एरो मिरर के और इसके सबसे करीब, ये दोनों तो ऐसे ही इलिमिनेट हो गए। अब हमें इन दोनों पे देख लेना है। यहाँ से देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये चलो ये यहाँ पे ऊपर की तरफ गया और फिर पीछे गया। तो यहाँ पे सेम वैसा ही होने वाला है, ऊपर की तरफ गया और फिर पीछे गया। यहाँ पे ये देख लो क्या हो गया, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये द प्राइस ऑफ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज 10। ये भी सवाल जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, तो आप उसे ही रेफर कर लो। एक और क्वेश्चन है, ये मैंने ये बताया था कि किसी भी खास चैप्टर से इसका लेना देना नहीं है, ये आपके कॉमन सेंस का सवाल है। अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा ले रहे हो, चीज़ों, कोई सामान कितने में बेचा जा रहा है, कोई सामान कितने का हम लोग खरीद रहे हैं, ये सब की समझ आपके दिमाग में है, तो ऐसे सवाल को बिल्कुल आसानी से आप कर लोगे।
तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अ कंटेनर इज फिल्ड विथ 300 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। एक कंटेनर है जिसमें 300 लीटर हाइड्रोजन गैस का है। द फर्स्ट डे इट लूजेज 100 लीटर्स। पहले दिन क्या होता है, 100 लीटर इससे लॉस हो जाता है। 100 लीटर किसी भी तरीके से लीक कर गया होगा। एंड एवरी डे इट लूजेज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम इट लॉस्ट इन प्रीवियस डे। 100 लीटर लूज करने के बाद कितना रह गया, 200 लीटर। तो कहा जा रहा है कि आज के बाद मतलब कि नेक्स्ट डे से एवरी डे, आज तो 100 लीटर इसका लॉस हो ही गया, कल से क्या हो रहा है कि अगले दिन से 1/3 ऑफ द वॉल्यूम इट लॉस्ट इन द प्रीवियस डे। तो कल इसका क्या होगा कि 100 का 1/3 मतलब कि 33.33, इतना लॉस इसमें से और हो जाने वाला है, बाकी कुछ बचेगा। चलिए तो देखते हैं ये सवाल हम कैसे करेंगे। देन द कंटेनर, अब क्या यहाँ पे सही ऑप्शन है ये हमें चूज करना है। चल, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि कुछ सवाल कॉमन सेंस के ही आते हैं और यहाँ पे हमें वही अप्लाई करना है जो कहा जाता है दिमाग की मिनटॉक्स वाली बत्ती जला के इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है कि कुछ कंडीशन दिए गए हैं, अब इन सब में से कौन सा सही कंडीशन है, कौन सा सही स्टेटमेंट है वो हमें चूज करना है। देखिए क्या कर रहा है, लूजेज इंटायर हाइड्रोजन गैस इन 3 डेज। एक चीज यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट डे जो है इतना कुछ लॉस हो गया, 33 लॉस हुआ। सेकेंड डे, फर्स्ट डे 100 लॉस हुआ, सेकेंड डे इतना और लॉस हुआ। थर्ड डे क्या होगा, जो लॉस हो चुका है उसका 1/3 और लॉस होगा, इतना लॉस होगा। नेक्स्ट डे क्या होगा, तो जैसे देखो एक फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे तो इतना ही लॉस हुआ। तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि 3 दिनों में तो सारा खाली हो ही नहीं पाएगा। और क्या कह रहा है, लूजेज इंटायर हाइड्रोजन इन 10 डेज। चलो यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे होगे कि ये प्रोग्रेसिव सीरीज है, और प्रोग्रेसिव सीरीज अगर आप देखे हुए, जैसे ये 100 पहले लूज हुआ, उसका 100/3 फिर लूज हुआ, फिर 100/3 का 1/3 और लूज हुआ, फिर और जो नेक्स्ट डे जो लॉस होगा 3 × 3 × 3 लॉस होगा। तो ऐसे ही चलता जाएगा। अगर 100 डे भी देखें तो 3 × 3 × 3 ऐसे 100 टाइम्स इतना लॉस होगा, लेकिन ये कभी जीरो तो होगा ही नहीं। तो ये क्या कर रहा है कि लूजेज इंटायर हाइड्रोजन गैस इन 10 डेज, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हमेशा इसमें कुछ फ्रैक्शनल लॉस होते रहेगा, और जो कि इस तरीके के सीरीज इनफाइनाइट पे जाके बिल्कुल जीरो होती है। ये हमेशा जब बिल्कुल ही थोड़ा बच जाएगा, मान लो कि आपका 1 लीटर बच गया, तो उसका 1/3 लॉस होगा, बाकी जो बचा उसका 1/3 लॉस होगा। मतलब ये कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी रहेगी, कभी तो पूरा लॉस हो ही नहीं सकता है। और एक बात और, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। लूजेज 150 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इन 10 डेज, कह रहा है कि देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट आपको कहा गया है 150 लीटर्स 10 डेज में आपका लॉस होगा। तो ये सब देखिए सारे फ्रैक्शनल वैल्यूज, ऐसे ऐसे फ्रैक्शनल वैल्यूज है, वो भी रेकरिंग वाला फ्रैक्शनल है। 33.3333, 11.1111, और भी इन्हें हम आगे बढ़े तो और भी ज़्यादा ये सब फ्रैक्शनल वैल्यू जाएंगे। इन सब को ऐड करके 150 तो रहेगा ही नहीं। मतलब कि ये सारे फ्रैक्शनल वैल्यूज को ऐड करके कोई आप एक होल नंबर तो आप ले ही नहीं आ पाओगे। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, तो रह गया सिर्फ ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लोगों ने, जैसा कि शुरुआत में ही हम काफ़ी इस बात पे जोर रहे हैं कि ऑप्शन एलिमिनेशन पे हम लोगों को काफ़ी फोकस रखना है। अगर हम सही आंसर नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हैं, सही तरीके से पूरे जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए वो ऐसे हम नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी
हमें पता चला कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा भाई? सिर्फ यही ऑप्शन बचा हमारे पास, यही एक ऑप्शन होगा। इतना कुछ करने के बाद भी अगर एक्चुअल प्रोसेस से बनाए बिना अगर आपको संतुष्टि ना मिल रही हो, तो फिर इस सवाल को बनाने का क्या तरीका होना चाहिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि 300 लीटर हाइड्रोजन गैस है, पहले दिन 100 लीटर का लॉस हो जाता है, इससे 200 लीटर अब बचा हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रोग्रेसिव सीरीज है, और प्रोग्रेसिव सीरीज जो यहाँ पे यार देखो कि एक दिन जो लॉस होता है नेक्स्ट डे उसका 1/3 लॉस होता है। तो चूंकि हमारा जो, अगर आप लोग पढ़े होंगे ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में, तो आपको पता होगा कि अगर हमारा जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो जिसे आर से हम डिनोट करते हैं, कॉमन रेशियो अगर हमारा 1 से कम है, मतलब फ्रैक्शन में है, यहाँ पे 1/3 है, तो वैसी सीरीज के समेशन का हमारा क्या वो होता है तरीका, वो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे जाके वो जीरो हो रहा होता है, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे जाके वो सीरीज कंप्लीट हो रहा होता है। तो वैसे सीरीज के समेशन का क्या होता है फॉर्मूला, तो a/1 - r, a आपका फर्स्ट टर्म हो जाता है, आर आपका कॉमन रेशियो हो जाता है। यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म आपका, फर्स्ट डे कितना का लॉस होता है, 100 का लॉस होता है, तो वही आपका फर्स्ट टर्म है। और आर कितना है, 1/3 है। तो इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 100/1 - 1/3, 2/3, तो ये आ जाएगा 100 × 3/2 जो कि 150। मतलब जब इस कंटेनर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो टोटल लॉस इसका होगा 150 लीटर्स का होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्या दिया गया है, लूजेज इंटायर हाइड्रोजन गैस इन 3 डेज, ये तो होने से रहा। और क्या दिया हुआ है ऑप्शन बी, लूजेज इंटायर हाइड्रोजन गैस इन 10 डेज, वो भी नहीं होगा, क्योंकि टी इक्वल टू इनफाइनाइट तक 150 लीटर ही लूज होता है, मतलब कि 150 लीटर टी इक्वल टू इनफाइनाइट के बाद भी उस कंटेनर में रहने वाला है। लूजेज 150 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस इन 10 डेज, ये भी नहीं होने वाला है। तो लास्ट ऑप्शन क्या है, पोजेजेज एटलीस्ट 150 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन 100 डे, 100वें दिन पे कम से कम तो 150 लीटर रहने ही वाला है। तो 100वें दिन इसके स्थिति क्या होने वाली है, 150 से तो ज़्यादा ही रहने वाला है, क्योंकि 150 का लॉस हो रहा है टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे, जो कि 100 से अधिक है इनफाइनाइट। तो 100 से आगे वाले दिन में क्या हो रहा है, 100 से आगे, बहुत आगे क्या हो रहा है कि टोटल लॉस 150 हो रहा है। तो 100वें दिन पे लॉस जो है हमारा 150 से तो कम ही होगा। तो जो 100 डे पे रहेगा 150 तो कम से कम रहेगा ही, 150 से ज़्यादा ही रहेगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो गया। चलिए ठीक है, अगर आपको प्रोसेस से ही बनाना हो तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करना, इस मेथड को फॉलो करना। चलिए ठीक है, तो ये सवाल सारे हो गए हैं, कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी सवाल पिछले बार पूछे गए थे रीजनिंग और मैथ के, वो हमने अभी देख लिए। टोटल आप अगर देखोगे तो मैंने पहले ही बताया था 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें 2 रीजनिंग के थे और 13 मैथ्स के थे। सेक्शन वाइज कितने किससे क्या पूछे गए थे, जैसे कि मेंसुरेशन से 4 पूछे गए थे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और भी किस सेक्शन से कितने पूछे गए थे मैंने पिछले के वीडियो में बताया था। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जब हम इस चैनल पे जो भी कंटेंट डालें आपके पास जल्दी से उसका नोटिफिकेशन चले जाए और आप उसका लाभ उठा पाएँ। चलिए थैंक यू।